प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, लेकिन मन परेशान भी होगा क्योंकि पेपर नज़दीक है और मन में आ रहा होगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इस बात में अपना समय बेकार ना करें कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जितना भी समय हमें मिल रहा है, मन से मेहनत करें, चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं। जितना कर सकते हैं मन से मेहनत करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक लास्ट प्रयास की तरह मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो में। 2 वीडियो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। उन क्वेश्चंस को आप करें और इनको भी आप अगर कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। सेमीकंडक्टर में आपको निश्चित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि जो चीज़ें समझाई जाती हैं वो तभी समझ में आएंगी कि जब आप उसको कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है, तो आज और मैं कुछ थ्योरी के और कुछ न्यूमेरिकल्स सेमीकंडक्टर से लेकर आया हूँ। अगर आप उन्हें समझेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा समझ आएगा। चलिएगा क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2023 में भी लास्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों ये समझना है कि इस क्वेश्चन को, इस सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 2 into 10 की पावर 8 पर यूनिट मीटर क्यूब ऑन डोपिंग विद ए सर्टेन इम्प्योरिटी। द होल कंसंट्रेशन इंक्रीज टू 4 into 10 की पावर 10 पर यूनिट मीटर क्यूब। यस, एक हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, उसकी हमें कंसंट्रेशन दे रखी है। हम उसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं और इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद जो होल कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और हमें वो दे रखी है 4 into 10 की पावर 10। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है सबसे पहले कि जरूरी नहीं कि पेपर के अंदर इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। मे भी हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ ले, जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड द नंबर ऑफ होल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलेशन होता है बच्चों, देखेंगे तो हमने पढ़ा होगा एक ऐसा रिलेशन, जरा ध्यान देंगे सभी बच्चों, देखेंगे रिलेशन को। हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, NeNH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ये रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो पेपर में रिलेशन आ जाता है तो हम लोग उसे कैसे करें। तो यहां समझना होगा कि Ni क्या है। तो बच्चों यहां जो Ni है वो है डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और बच्चों जो Ne है वो किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जो NH है वो है हमारा डेंसिटी ऑफ होल। ये हमें फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमारा क्या है। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें यहां इंट्रिंसिक डेंसिटी नहीं दे रखी है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर और जब बात कर रहा है इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल होल, दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो उससे भी सेंस हमारा जो है वो Ni से भी है। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी हम लोग नहीं मिलाते हैं तो जितना Ne होता है उतना ही NH होता है, इज ऑल्सो इक्वल टू Ni। तो बच्चों यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर Ni हमको गिवन है, Ni हम लोगों को दे रखा है 2 into 10 की पावर 8। इसको मैं यूनिट को ऐसे लिख लेता हूं, जब इसे ऊपर ले जाऊंगा पावर माइनस में हो जाएगी बच्चों। अब हमने डोपिंग किया और डोपिंग के बाद जो हमें मिल रहा है होल कंसंट्रेशन, होल की जो डेंसिटी है वो हमको मिल रही है NH इज इक्वल टू 4 into 10 की पावर 10 मीटर की पावर -3। यस, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब बच्चों हमसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन ऑन द डोपिंग। जब हमने डोपिंग किया तो हमें कौन सा सेमीकंडक्टर मिलने वाला है। तो बच्चों क्लियरली आप लोगों को समझ में आता है कि जब हम डोपिंग करें और हमारे नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो पी टाइप बनता है, और जब डोपिंग करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, तो बच्चों एन टाइप बन जाता है। तो यहां आप लोग देख पा रहे हैं कि डोपिंग होने के बाद जो हमारे कैरियर्स हैं वो होल्स इंक्रीज हुए हैं, और बेटा जहां होल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यहां आंसर में आपको क्या मिलने वाला है, पी टाइप।
किस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलने वाला है? पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको मिलने वाला है, क्योंकि होल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो होल कंसंट्रेशन तो हमें दे ही रखा है, हमको न्यू इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से देखें। हम इसी फॉर्मूले को, इसी रिलेशन को यूज करेंगे। हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं लिखूंगा ni का स्क्वायर अपॉन NH। आप सभी देख सकते हैं ni को मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 इंटू 10 की पावर 8 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 10। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 10। 4 से 4 ब्रेक हो जाएगा, पावर्स बच्चों कितनी बची, 10 की पावर 6 माइनस की पावर 3। दिस इज द आंसर। हम लोग कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी आया, 10 की पावर 6। तो बच्चों ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली समझ गए होंगे, इस रिलेशन को याद रखना है। इसके बेसिक पर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कैसे कर सकते हैं। बस कंफ्यूजन क्या नहीं होना चाहिए कि कई बार तो क्वेश्चन के अंदर इंट्रिंसिक की डेंसिटी दे रखी है जो ni है, और कई बार क्या होता है कि इंट्रिंसिक की डेंसिटी ना देकर वो हमसे ऐसा बोल रहा है कि हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंट्रिंसिक की डेंसिटी की बात कर रहा है। जैसे अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है कुछ कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी उससे अलग है। कह रहे इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल, नंबर डेंसिटी ऑफ होल। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल मेरे को दे रखा है, NH मेरे को दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 20 मीटर की पावर -3। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, अब यहां ध्यान दो, इंट्रिंसिक कैरियर्स जो हैं बच्चों, जो इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं बच्चों, वो हमें दे रखा है ni इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 15। यस, अब पूछ क्या रहे, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। अब हमसे पूछ रहे हैं सर जी Ne बताओ कितना होगा। यस, देख पा रहे हैं ना, CBSE ने इसको पूछा है पेपर के अंदर। बच्चे सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बोला Ne अगर हमें निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, और बच्चों Ne हमको निकालना है तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं Ni स्क्वायर अपॉन के NH। यस, Ni की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर 15। इसका स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, और नीचे डिवाइड कर लेंगे 4 इंटू 10 की पावर 20 से। आप देख रहे हैं कि यहां इसका आंसर हमको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका बता सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिंपल क्वेश्चन है और इसी में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप लोग बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो कई बार इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की डेंसिटी देके पूछ सकता है, कई बार कह सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दे रखे हैं तो वो दे सकता है। तो दोनों से सेंस जो है बच्चों वो सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थ्योरी की बात करें तो सेमीकंडक्टर की थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। कई बार बोर्ड ने इसको पूछा है, ध्यान से समझें क्या क्वेश्चन है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। बढ़िया क्वेश्चन है सर। प्रिंसिपल बताओ, किस प्रिंसिपल पर रेक्टिफायर जो है वर्क करते हैं। बच्चों रेक्टिफायर इस चैप्टर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित ही रेक्टिफायर से पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग तैयार करें, बहुत अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो निश्चित आपको पेपर में कुछ ना कुछ मिलेगा। देखेंगे अभी हम लोग, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यस, तो बड़ी सिंपल सी बात है, पीएन जंक्शन डायोड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
पहले हमको समझना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है बच्चों जिसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है बच्चे? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लें, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रेक्टिफिकेशन। तो जैसे मैंने इसका आंसर यही लिखा है, क्योंकि बच्चों हमारे पास समय कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने और कितना हमें शॉर्ट में थ्योरी पेपर में करके आना है कि हमारे नंबर्स जो है हमें फुल मिले। तो मैंने इसमें लिखा है रेक्टिफिकेशन मींस कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। बात समझ में आ रही होगी कि रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन से साइंस क्या है कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ए पीएन डायोड एक्ट एज ए रेक्टिफायर। जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो वर्क करता है एज ए रेक्टिफायर बिकॉज एन एसी चेंज पोलरिटी पीरियोडिकली। यस, क्योंकि जो एसी होती है एक टाइम पीरियड के बाद अपनी पोलरिटी को चेंज करती है। बात समझ में आ रही होगी। एसी जो है, हम लोग बात करें एसी का, जो हमारा ये पिक्चर बनाते हैं, जो वेव फॉर्म हम लोग बनाते हैं, एसी में क्या होता है कि एसी अपनी एक फिक्स टाइम के बाद बच्चों पोलरिटी को चेंज करती है, इसको प्लस इसको माइनस, एक फिक्स टाइम के बाद पोलरिटी चेंज करेगी। यस या नो? ठीक है सर। एंड पीएन जंक्शन डायोड अलाउज द करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बेस। तो हम लोग जानते हैं कि पोलरिटी के चेंज होने से क्या होगा कि जो हम लोग डायोड लगाएंगे बच्चों, वो जो डायोड है कभी तो फॉरवर्ड की तरह वर्क करेगा और कभी रिवर्स की तरह वर्क करेगा। अभी हम पिक्चर बनाएंगे, सर्किट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो बात समझ में आनी चाहिए कि इट इज फॉरवर्ड बेस। दिस मेक द डायोड सुटेबल फॉर द रेक्टिफिकेशन। क्योंकि जब पोलरिटी चेंज होगी तो एक बार जब फॉरवर्ड में होगा तो करंट को अलाउ कर देगा और जब रिवर्स में होगा तो करंट अलाउ नहीं करेगा, तो एसी जो है डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ते हैं कि भाई पीएन जंक्शन डायोड जो है कैसे वर्क करता है एज ए रेक्टिफायर। अब क्वेश्चन में ये आ जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, तो भी लिख सकते हैं। और पूछने लगे कि रेक्टिफायर को वर्क करने का प्रिंसिपल क्या है, तब भी हम लोग यही लिखेंगे। अब बच्चों देखेंगे इसका पिक्चर हम लोग बनाएंगे। कैसे पिक्चर बनाएं रेक्टिफायर का? फुल वेव और हाफ वेव, टू टाइप्स के। हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग देखते हैं कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग टू कॉइल्स बना लेते हैं। ट्रांसफार्मर की हम लोगों ने टू कॉइल्स बना ली, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। अगर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो हम लोग सिंगल वेव डायोड का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें फुल वेव बनाना है तो हमें बच्चों टू डायोड्स लगाने होते हैं। तो हमने यहां पर टू डायोड्स लगा लिए। यस, और यहां हमने बीच में एक सेंट्रल ट्रैप बना ली। यहां हम एक सेंट्रल टैप बना लेते हैं। सेंट्रल टैप का क्या है बच्चों? जो हम लोग सेंट्रल टैप हमने लगाया हुआ है उससे क्या है कि हम सर्किट को, जो हमारा सर्किट है उसे हम इक्वल वोल्टेज में डिवाइड कर लेते हैं। यस, तो यहां से हमें समझना होगा। यहां हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा लिया है, ये ध्यान से हमें समझना है। इसको हम लोग यहां लिखेंगे RL। ठीक बच्चों, हमने दो डायोड लगाए D1, ये हमने लगाया D2। ध्यान रखना ये हमने कनेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर से इसे बैंड किया है। ये हमारी सेंट्रल टैप है। इसने क्या किया, सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, वोल्टेज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके लिए एक बार ये हाफ साइकिल पे वर्क करेगा, इसके लिए इस पे हाफ करेगा। कैसे करते हैं जरा ध्यान देंगे। इसको मैंने यहां लिखा S1, यहां नेम दिया है S2, इसको D1, इसको नेम दे दिया बेटा D2। इस पॉइंट को नेम दे रहा हूं मैं A और इस पॉइंट को नेम दे रहा हूं मैं B, जो आउटपुट मैंने लगाया। अब ध्यान से समझना है और सीखना है। हम लोग पिछली क्लासों में ये जान चुके हैं कि भाई जब डायोड को हम लोग P रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और बच्चों N रीजन को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारा फॉरवर्ड बेस बनता है। और जब हम लोग डायोड को कुछ इस तरह से पोलरिटी चेंज करा दें कि यहां नेगेटिव से कनेक्ट कर दे और यहां पॉजिटिव से, तो बच्चों रिवर्स बेस्ड बनता है। और रिवर्स बेस्ड में करंट जो रहती है वो जीरो रहती है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं।
ये हमारा फॉरवर्ड बेस बनता है, करंट को अलाउ करता है, पास कराता है अपने अंदर से, बोले जितनी करंट आई बोले भेज दो इसको। अब यहां हम लोग सर्किट पे देखें और समझने का प्रयास करें। जब बच्चों फर्स्ट हाफ साइकिल होगी, अब फर्स्ट हाफ साइकिल हम लोग इनपुट कंसीडर करें तो देखिएगा, हमने इसको कंसीडर कर लिया इनपुट वेव, ये हमारा इनपुट वेव है, इनपुट। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब इनपुट में हम लोग जानते हैं हमारी पॉजिटिव साइकिल है, ये हाफ नेगेटिव साइकिल है। हाफ साइकिल के बाद एसी में पोलरिटी चेंज होगा। तो बच्चों यहां से समझना है कि जब हम लोग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल पे रहेंगे तो S1 जो होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और सर S2 जो रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और सर जब S1 पॉजिटिव है और ये हमारा P रीजन है, तो बच्चों आपको समझना चाहिए कि जब ये P रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया तो बच्चों ये फॉरवर्ड बेस की तरह वर्क करेगा, और डायोड D2 जो वर्क करेगा वो रिवर्स बेस वर्क करेगा। तो केवल एक ही डायोड ने, सिंगल डायोड ने ही हमें आउटपुट दिया, करंट को अलाउ कराया, इसने करंट को पास होने नहीं दिया। तो हमें इसकी वजह से देखने को मिला, और करंट हमारी कुछ ऐसे पास हुई, ये डायोड D1 की वजह से इधर से करंट आई और ऐसे पास हुई उसी डायरेक्शन में। अब जैसे ही हमारी साइकिल यहां से चेंज होगी, अब साइकिल हमारी चेंज हुई, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट आई बच्चों तो हमारी पोलरिटी चेंज हो गई, और पोलरिटी के चेंज होने से जो S1 था वो हो गया नेगेटिव, और जो हमारा S2 था वो हो जाएगा पॉजिटिव। पोलरिटी बदल रहा है। जब ये पॉजिटिव हो गया तो यहां बना फॉरवर्ड बेस, और यहां पर बना बच्चों रिवर्स बेस्ड। बात समझ में आनी चाहिए। अब D2 तो वर्क नहीं, सॉरी D2 तो वर्क कर रहा है, लेकिन D1 वर्क नहीं कर रहा है बच्चों। तो अब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो D2 की वजह से मिलने वाला है। अब D2 जो हमें करंट देगा वो इसी डायरेक्शन में देगा या नहीं देगा, ऐसे तो फ्लो नहीं करेगा, कनेक्शन ही नहीं है, D2 ऐसे वर्क कर रहा है, करंट को अलाउ कर रहा है। अभी भी करंट उसी डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगी जिस डायरेक्शन में D1 से देखने को मिली। जबकि बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर जब हम आउटपुट वेव फॉर्म बनाते हैं, अभी मैं बनाऊंगा आगे क्लियरली इसको बच्चों, जब ऐसी वेव फॉर्म बनाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि D2 तो इस वाली साइकिल पे वर्क कर रहा था, फिर नीचे क्यों नहीं गई। तो आप लोग जरा ध्यान से देखें कि जब D1 ने वर्क किया तब भी A से B ही डायरेक्शन रही, जो मैंने रेड कलर में शो किया है, और जब D2 ने वर्क किया तब भी तो बच्चों A से B ही डायरेक्शन रही, दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, तो एक ही डायरेक्शन में हमको आउटपुट दिखाना होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये फिगर आपको क्लियरली समझ में आया होगा, बात क्लियर हो गई होगी, पिक्चर बनाना हमें समझ आ गया, उसका प्रिंसिपल आ जाए तो हम लोग प्रिंसिपल लिख सकते हैं। अब वर्किंग हम लोग कैसे करें, सिंपल सी बात है, वर्किंग जरा देखेंगे कैसे पढ़ने। वर्किंग में क्या है कि हम लोगों ने देखा कि इनपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी S1 एंड S2 चेंज पोलरिटी आफ्टर ईच हाफ साइकिल। तो आपको समझ में आया होगा, अभी मैंने पीछे पिक्चर में दिखाया कि हर हाफ साइकिल में जो हमारे S1 S2 है अपनी पोलरिटी को चेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब हाफ साइकिल के बाद ये हाफ साइकिल है, हमारी जो पोलरिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। जो चीज यहां प्लस में थी फिर वो माइनस में आ जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगी। अब हमने क्या देखा, फिर क्या बोल रहे हैं, सपोज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई पहली हाफ साइकिल के लिए ऑफ इनपुट AC सिग्नल द टर्मिनल S1 इज पॉजिटिव। जो हमारा S1 है बच्चों, देखें इस स्लाइड में, जो हमारा S1 है उसको हमने कैसा कंसीडर कर लिया बच्चों, पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। अब जब ये पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो क्या काम कर रहा है, फॉरवर्ड बेस की तरह वर्क कर रहा है। तो बच्चों ये क्या काम करेगा, बोले सर S1 इज पॉजिटिव रिलेटिव टू सेंटर टैप O एंड S2 इज नेगेटिव रिलेटिव टू O। देन डायोड D1 इज फॉरवर्ड बेस, तो D1 हमारा फॉरवर्ड हो गया, और बच्चों D2 जो हो गया वो रिवर्स बेस्ड हो गया। देयरफॉर डायोड D1 कंडक्ट्स जबकि D2 डज नॉट कंडक्ट। तो बात समझ में आना चाहिए कि D1 तो करंट को कंडक्ट कर रहा है लेकिन D2 करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब क्या हुआ बच्चों, अब जैसे ही हम नेगेटिव हाफ साइकिल पर आए तो बच्चों D2 तो हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बेस और D1 हो जाएगा हमारा रिवर्स बेस। तो हमने यहां पर देखा कि नेक्स्ट हाफ साइकिल द टर्मिनल S1 इज नेगेटिव एंड S2 इज पॉजिटिव। तो हमें अब सीखना होगा कि भाई D1 तो हो गया रिवर्स बेस और D2 हो गया हमारा फॉरवर्ड बेस। यस, देयरफॉर डायोड D2 कंडक्ट जबकि D1 जो है वो डज नॉट
कंडक्ट। बात समझ में आनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि इसकी वर्किंग को भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसे यहां से हम लोग नोट कर सकते हैं, अपना तैयार कर सकते हैं, लेकिन सेंस हमें समझ में आता होगा कि कब D1 वर्क कर रहा है, कब D2 वर्क कर रहा है। दस द करंट इन लोड रेजिस्टेंस RL इन द सेम डायरेक्शन, ये बात इंपॉर्टेंट है कि दोनों से ही D1 और D2 से जो करंट होगी वो हमारी सेम डायरेक्शन में होगी फॉर बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC voltage. Thus, for input and AC signal, the output current is continuous series of the undirectional pulse. Yes, you know, ये थ्योरी हम लोग यहां तक लिख सकते हैं बच्चों, आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। यह बोलता है कि आउटपुट और इनपुट सर्किट डायग्राम बनाओ, या वो हमसे पूछ सकता है कि इसकी वेव फॉर्म बनाओ। तो बेटा हम इसके कैसे बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, जरा ध्यान से देखेंगे। तो हम इनपुट की जब बात करेंगे तो हम इनपुट बनाएंगे एसी का इस तरह से, ये हमको आना चाहिए सर। और आउटपुट की अगर हम लोग बात करें, कुछ बुक्स में जो है हम लोग देखेंगे कि बच्चों डबल पिक्चर्स भी दिखा रखे हैं, लेकिन हम लोग चाहें तो हम सिंगल में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं D1, ये बना सकते हैं D2, ये हमारा D1, ये D2, ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट। और बेटा ये जो है हमारा ये आउटपुट है, ये हमें आना चाहिए। ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ बुक्स में जो दे रखा है हमें दोनों तरीके से वेव फॉर्म बना के दे रखा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, सिंपली हम लोग इसे कर सकते हैं। ये हमारी इनपुट रहेगी और ये आउटपुट, ये D1 की वजह से, ये D2 की वजह से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझने का प्रयास करें। टू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स X एंड Y शोन इन द फिगर। एक सर बच्चों आपको ये सर्किट दे रखा है और इसमें एक सेमीकंडक्टर मटेरियल X और Y रिप्रेजेंट है। आर मेड बाय द डोपिंग ए जर्मेनियम क्रिस्टल विद इंडियम एंड द आर्सेनिक। तो अब यहां देखें बच्चों, जो X है हमारा, ये जो हमें X दिया हुआ है, इसमें क्या मिक्स किया है इन्होंने, ये बोल रहा है सर इंडियम। और दूसरे में जो हमने मिक्स किया है Y में, उसमें हमने मिक्स किया है आर्सेनिक। यस, तो अब आप लोग जानते हैं ये जो हमारा मटेरियल है ये किस ग्रुप का मटेरियल है। तो बच्चों ये है हमारा थर्ड ग्रुप, ये हमारे थर्ड ग्रुप का मटेरियल है। और आर्सेनिक जो है वो हमारा 5 ग्रुप का मेंबर है। यस, 5 ग्रुप का। इसकी वैलेंसी 5 है, इसकी वैलेंसी 3 है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब X में हम 3 वैलेंसी की इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, कितनी वैलेंसी, 3 वैलेंसी की इंप्योरिटी हम लोग मिक्स करें, तो बताएं हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रीजन बन जाएगा सर पी रीजन। अब ये जो हमारा Y है, Y इसमें हमने जो मिलाया है वो क्या मिलाया है, आर्सेनिक बच्चों। और आर्सेनिक की वैलेंसी जो है वो 5 है, 5th ग्रुप का मेंबर है। तो आप लोग बच्चों देख सकते हैं ये जो रीजन बनेगा हमारा, ये रीजन बन जाएगा N। तो एक्चुअल में XY इज ए PN जंक्शन डायोड। बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी, बस आपको थोड़ा सा घुमाया है उसने कि बच्चे को ये नॉलेज है भी या नहीं है। तो ये N रीजन है बच्चों, यहां पर ये जो है ये N रीजन है और ये जो है हमारा P रीजन है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब आप लोग देख पा रहे हैं बैटरी को, जरा ध्यान दो बैटरी पर बच्चों। बैटरी क्या है कि बैटरी का ये टर्मिनल और ये एक दूसरा टर्मिनल है। अब ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है N के साथ। अभी अभी मैंने पिछली क्लासों में भी पढ़ाया और इसमें भी आपको ये समझाया था कि जब N रीजन कनेक्ट हो जाए पॉजिटिव के साथ तो रिवर्स बेस बनेगा, और P रीजन नेगेटिव से कनेक्ट रिवर्स बेस बन रहा है। तो बच्चों सर्किट में ये हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बेस बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, विल द जंक्शन बी फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि सर इसका जो आंसर है वो रिवर्स बेस्ड है। तो क्या आंसर लिखेंगे बच्चों हम लोग इसका आंसर होगा सर रिवर्स बेस्ड। बात समझ में आ गई होगी सभी के, कैसा होगा, रिवर्स बेस्ड रहेगा। ये हमें आंसर मिल गया सर, कौन सा, रिवर्स बेस्ड, कंफर्म। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं कि भाई इसका VI ग्राफ खींचना है। इस अरेंजमेंट के लिए जो अरेंजमेंट हमने किया है, जो सर्किट हमको दिख रहा है, उसका आप एक VI ग्राफ हमें खींच कर दिखाओ। बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई ये जो अरेंजमेंट है ये वर्क कर रहा है एज ए रिवर्स बेस।
अब जो रिवर्स बेस है उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग रिवर्स बेस का जो डायग्राम बनाते थे तो उसमें इस कोऑर्डिनेट को यूज करते थे, इस वाले को, थर्ड कोऑर्डिनेट को। इस पर हम लोग करंट दिखाते थे, यहां हम लोग वोल्टेज दिखाते थे। और करंट में भी हम लोग एक बात याद रखते थे कि जो करंट होती थी वो माइक्रो एम्पियर में लेते थे। ये जरूर याद रखना है कि फॉरवर्ड बनाए तो मिली में और रिवर्स बनाए तो माइक्रो में। अब होता क्या था कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से एक स्मॉल करंट फ्लो होती थी, स्मॉल करंट फ्लो होती थी, तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से बना लेते थे। लेकिन करंट सडनली एक पॉइंट पर जाकर सडनली ब्रेक हो जाती थी, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज भी पढ़ते थे। यस या नो, ब्रेक डाउन वोल्टेज पढ़ते थे। और एक साथ सडनली क्यों ब्रेक हो जाती थी हमें पता होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब लाते हैं तो एक साथ बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और करंट जो है वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाती है, सीधी सडनली एक साथ इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों सेकंड आंसर भी आपको मिल चुका होगा कि अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है किसका, रिवर्स बेस का, तो हम इस तरह से सर्किट को बना सकते हैं। यस या नो, कुछ इस तरह से भी बच्चे बना देते हैं तो गलत नहीं है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, ये भी सही है। ये जो बनाते हैं हम लोग फॉरवर्ड का बनाते हैं, ये किसका है, फॉरवर्ड का, और ये किसका है, रिवर्स बेस का। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड और रिवर्स बेस के करेक्टर्स हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, इसको आराम से इजीली आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखेंगे क्वेश्चन, draw the circuit arrangement for studying the VI characteristics of PN junction diode। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये थ्योरी में बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हमें थ्योरी से क्वेश्चन देखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन थ्योरी से अवश्य आएगा, तो पहले हम लोग रेक्टिफाइड अवश्य तैयार करें, उसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक्स अवश्य तैयार कर लें, उसके बाद डिफरेंस जरूर तैयार कर लें सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इसमें, और छोटी छोटी जो डिफाइंस हैं जैसे कि डिप्लेशन लेयर, इंक्रीज डिक्रीज, अभी लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनको अवश्य ही तैयार कर लें। पेपर में कुछ ना कुछ आपको निश्चित देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडी द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। अब बच्चों देखो यहां पर एक पूछ रहा है फॉरवर्ड के लिए और दूसरे में पूछा है रिवर्स के लिए। तो फॉरवर्ड के लिए सर्किट डायग्राम और रिवर्स के लिए क्या बनाता है। बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, क्या गड़बड़ कर लेते हैं कि बच्चे पेपर में ये वाला डायग्राम भी बना के आ जाते हैं कि PN जंक्शन, इधर डिप्लेशन लेयर, ये जंक्शन हो गया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, ये इसका सर्किट डायग्राम नहीं है, ये डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन क्या है, PN जंक्शन का फॉर्मेशन क्या है, अगर पूछता है तो तब बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे क्या बनाए। पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बेस के डायग्राम के लिए। नंबर 1 फॉरवर्ड बेस। फॉरवर्ड बेस में सब लोग जानते हैं कि हमारे पास एक हमें डायोड लेने, और हम लोग डायोड को कुछ इस तरह से कनेक्ट करें बैटरी से, जो हमारा बैटरी है, कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो जाए, हमारे पी रीजन से, तो फॉरवर्ड बनेगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है कि करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं बच्चों, और उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, और इस पिक्चर को बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड की जो करंट होती है वो मिली में बनाई जाती है, तो यहां पे हम मिली एमीटर का यूज करेंगे। अब आप लोग जानते होंगे अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। और बच्चों वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, तो हमने इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी दिखा देना है। ये वोल्ट मीटर हम लोग शो करते हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन चुका है, किसके लिए बच्चों, फॉरवर्ड बेस के लिए हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। अगर हम इसमें और भी चेंज चाहते हैं तो यहाँ एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं, रियोस्टेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपली बनाए तो इसको हम लोग कर सकते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं कर पाए अभी तक, वो लगता है कि हम कैसे तैयार करें, तो ये सिंपल वो आराम से तैयार कर सकते हैं। चलेगा बच्चों, सेकंड हमारा रिवर्स बेस के लिए बात करें तो रिवर्स में हमें क्या करना है कि हमें या तो बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें या डायोड की, उसको हम लोग चेंज कर लें। तो अब मैंने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी को मैंने चेंज कर दिया, और उसी तरह से जैसे पिच इसमें बनाया था एमीटर बना लिया। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ जो एमीटर होगा वो किस में होगा, ये माइक्रो एम्पियर में होगा, मिली में ना होकर किस में होगा, माइक्रो में। और इसके पैरेलल में डायोड के क्या लगा लिया मैंने, एक वोल्ट मीटर। यस,
तो बच्चों ये जो वर्क करेगा ये कौन सा होगा, ये बन गया हमारा रिवर्स बेस। तो आपको फॉरवर्ड और रिवर्स का सर्किट डायग्राम, सर्किट अरेंजमेंट बात समझ में आ गई होगी कि फॉरवर्ड क्या है और रिवर्स क्या है। देखो इसी क्वेश्चन से मतलब नहीं है बच्चों, हमें इसे ये भी सीखना चाहिए कि भाई फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग तो हाई लो कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ जोड़े गए हैं, तो चीज़ों को हम लोग सीखेंगे तो निश्चित ही हमें बात समझ में आ जाएगी। कन्फर्म है ना। अब बात आई समझ में, हमें इसके VI करेक्टरिस्टिक्स और क्वेश्चन ने पूछे हैं, VI करेक्टरिस्टिक्स। तो अब VI करेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा देखेंगे VI करेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग VI करेक्टरिस्टिक्स में सिंपली इसको बना सकते हैं। इस एक्सिस पे हम लोग करंट कंसीडर करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड की बात करें तो बच्चों मिली एम्पियर में लेते हैं, और इस पे हम लोग बात करें तो माइक्रो एम्पियर में हम लोग लेते हैं। किसमें यूज करते हैं हम इसको, माइक्रो एम्पियर में। और इस एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं वोल्ट, वोल्टेज को हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जब फॉरवर्ड बेस में होता है तो देखें फॉरवर्ड में बैरियर पोटेंशियल तक कोई करंट फ्लो नहीं होती, ये सब लोग जानते हैं। अगर हमें फॉरवर्ड में करंट को फ्लो कराना है तो बच्चों अपनी जो बैटरी हमने लगाई है उसकी जो वैल्यू है वो बैरियर से हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, और जैसे ही हम लोग अपने एक्सटर्नल वोल्टेज को बैरियर से ज्यादा करते हैं करंट जो है रैपिडली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हमें यहां से सर्किट देखने को मिल सकता है। इसका करेक्टर देखेंगे, यहां से करंट जो है बढ़ती है, फिर बैरियर के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये किसका बनता है, हमारा फॉरवर्ड का। यहां जो ये वोल्टेज है इसको हम लोग बच्चों ध्यान देंगे, सभी देखेंगे जरा, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन को जरा। इसमें बच्चों एक मिनट देखो, यस इसमें जो बच्चों यहां जो ये वैल्यू होगी, ये जो होगा इसको हम कई बार नी वोल्टेज भी कहते हैं। यस, बैरियर वोल्टेज। हमें इससे ज्यादा वोल्टेज भी पता होने चाहिए, तभी हम लोग करंट को फ्लो करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिवर्स बेस की। तो हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बेस में जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, जो कि बहुत कम होती है, और उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन सडनली किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं। तो बेटा अगर करेक्टर की बात आ जाए तो हम लोग इसको बना के आ सकते हैं। यस, अब देखते हैं इसको हम लोग। ये बात समझ में आ गई होगी सभी के, जरा देखेंगे। अभी हम अपने ही फ्री उसी क्वेश्चन पे आ गए। यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन और लगा हुआ है, जरा समझेंगे इसको। व्हाई डज द रिवर्स करंट शो ए सडन इंक्रीज एट द क्रिटिकल वोल्टेज। एक वोल्टेज पर आकर जो हमारी रिवर्स बेस करंट है वो सडनली क्यों बढ़ जाती है, क्यों इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि हम इसमें भी देख पा रहे हैं कि सर एक साथ करंट यहां तक तो देख रहे हैं वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां आए सडनली करंट की वैल्यू बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गई और वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, तो जरा ध्यान से समझें, देखेंगे जरा आंसर की ओर। एट क्रिटिकल वोल्टेज, और इसका नेम बच्चों हम लोग लेते हैं, मैंने अभी बताया था क्लास में, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ए लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो हमारे बॉन्ड्स बने हुए हैं प्योर, चाहे प्योर सेमीकंडक्टर है चाहे पीएनपी है, उनमें बॉन्ड्स तो बनते हैं, और उन बॉन्ड्स को हम लोग बच्चों पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। यस, ये जो है ब्रेक हो जाते हैं, एक बहुत लार्ज अमाउंट्स में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और बॉन्ड के ब्रेक होने से जो डेंसिटी है चार्ज कैरियर्स की, होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों बढ़ती ही है, आप लोग पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। और जब डेंसिटी बढ़ जाएगी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की, तो आप लोग ध्यान देंगे, मैंने एक फॉर्मूला कराया था कि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। यस, तो पिछली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कंडक्टिविटी का। तो बेटा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लार्ज नंबर्स में चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं और हमारी करंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा देखिएगा, यहां से आंसर 2 टाइप्स का वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोगों को करेक्टर लिखने को आता है तो ये थ्योरी भी यूज कर सकते हैं और वो डायग्राम भी बना सकते हैं और उस ग्राफ को भी हम लोग लिख सकते हैं। और अगर यही पूछ रहा है कि भाई क्यों बढ़ जाती है करंट, तो उसके रीजन में भी हम ये आंसर दे सकते हैं। कम समय में हम इसको बेटर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी और डिटेल नहीं दी जा सकती, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम इतना करके अपने पूरे मार्क्स ले सकते हैं। चलेगा,
अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हैं और ज्यादातर भैया बहनों को आता भी होगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि ड्रॉ द नेसेसरी एनर्जी बैंड डायग्राम। बात समझ पा रहे हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पर हम लोगों को डिफरेंस करना है किसके बीच में, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पर हमें डिफरेंस करके दिखाना है किस किस के बीच में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। बात समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग जब सेमीकंडक्टर का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग दो ही तरह के बैंड्स पढ़ते हैं, एक हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्ड कंडक्शन बैंड और दूसरा है हमारे पास में बैलेंस बैंड। बात समझ में आती है। कितने तरह के बैंड्स होते हैं सर, टू टाइप्स के, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। अभी मैं थोड़ा इसको गलत बोल गया था लेकिन ध्यान रखेंगे, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। देखें बच्चों, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, तो एक ही ट्रिक सबको आती होगी। फर्स्ट का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो हम लोग देख पा रहे हैं अगर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप करता हुआ नजर आ रहा है या दोनों के बीच में बहुत स्मॉल एनर्जी गैप है, तो बच्चों बन जाता है कंडक्टर। क्या बन जाता है, कंडक्टर। ये ध्यान रखने, पिक्चर को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं कि एक बैंड बना लिया कंडक्शन बैंड और इसी में हमने इसको दूसरे बैंड को ओवरलैप करता हुआ दिखा दिया कि भाई यहां पर जो है हमारा ये दूसरा बैंड जो है ये है हमारा बैलेंस बैंड और ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इन दोनों बैंड्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, देखिएगा दोनों बैंड्स के बीच में एक एनर्जी का गैप है, उस गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी हम लोग पढ़ते हैं। अगर ये एनर्जी गैप बच्चों सीधा सीधा हम लोग समझें कि एनर्जी गैप अगर जीरो के नियरेस्ट है तो ये बेटा कंडक्टर बन जाता है। अगर यही एनर्जी गैप लेस देन 3 भी रहता है, बढ़ जाता है लेकिन लेस देन 3 भी रहता है, तो फिर हम उसको पढ़ते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर। और यही गैप अगर दोनों बैंड्स के बीच का बन जाता है 3b से ग्रेटर देन, तो उस कैटेगरी को हम लोग पढ़ते हैं इंसुलेटर। तो इन पिक्चर्स को हम इजीली बना सकते हैं। जैसे कोई हमको ऐसे बना दे कि भाई ये कंडक्शन बैंड है और दूसरा जो है ये हमारा बैलेंस बैंड है। अब कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में अगर एनर्जी का गैप कोई हमको ऐसा बोल रहा है कि कितना है, 3v से कम है, तो हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा सेमीकंडक्टर है। क्या नेम है इसका, सेमीकंडक्टर। ये ध्यान रखना है हमको, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। अब सपोज करो बच्चों कि अब हमसे वो बात कर रहा है इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड है और दूसरा जो हमारे पास बैंड है बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 3b, तो बन जाता है क्या बच्चों, इंसुलेटर। बात समझ में आ रही होगी, क्या बन जाता है, इंसुलेटर। बात समझ रहे हैं ना। तो पहला देखेंगे आप लोग कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो यहां क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। तो ध्यान रखना है एनर्जी गैप 0 eV के नियरेस्ट है तो कंडक्टर बन रहा है, ठीक। एनर्जी गैप लेस देन 3 eV आ रहा है, कितना आ रहा है, लेस देन 3 eV, कंफर्म, तो बनेगा सेमीकंडक्टर। ध्यान रखना है सबको। और अगर एनर्जी गैप ग्रेटर देन आ रहा है 3 eV से, तो बेटा आप लोगों को समझना है फिर क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। बात समझ में आनी चाहिए सभी बच्चों को। तो ये क्वेश्चन भी क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। कुछ अगर हमें थ्योरी में भी लिखना पड़े तो हम सिंपली इसको समझ सकते हैं। देखो कैसे, बात करते हैं कंडक्टर्स की। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर वो पूछ रहा है केवल डायग्राम बनाओ तो सीधा डायग्राम से कर सकते हैं, और पूछ रहा है कि नहीं सर डिफरेंस भी बताओ, तो पहला डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि दोनों बैंड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, दोनों के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं होता, अगर है भी तो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल एनर्जी गैप, और वो स्मॉल एनर्जी गैप बच्चों कितना है सबको पता है,
वही स्मॉल एनर्जी गैप है, 3 eV से कम होना चाहिए। यस। अब बात करें, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब तीसरा है हमारा इंसुलेटर। दे आर सेपरेटेड बाय ए लार्ज एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होगा। और कितना होगा? अभी हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी गैप है वो हमारा जब ग्रेटर देन हो जाता है 3 eV, तो वही कैटेगरी बन जाती है बच्चों इंसुलेटर। तो हम रिटर्न में भी कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप में हम लोग इसका डिफरेंस लिख सकते हैं। क्या? कंडक्टर में क्या होते हैं बच्चों, बताएंगे? कंडक्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस, जिनकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो एनसीईआरटी में जो हम सीधा ही इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट यही आता है कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है। तो यहां देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। अब भाई जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है वही तो कंडक्शन कराएगा। तो कंडक्टर में क्या होता है कि लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहां प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? कंडक्शन बैंड में। दूसरी बात करें सेमीकंडक्टर की, तो ए वेरी स्मॉल नंबर, मतलब है तो सही लेकिन नंबर कैसा है? बहुत स्मॉल। इसीलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो कंडक्टर से कम रहती है। क्यों? क्योंकि वहां उसको कंडक्ट करने वाले, करंट को फ्लो कराने वाले जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंडक्शन बैंड में कंपेयर टू कंडक्टर के बहुत कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। बात समझ में आनी चाहिए। वहां बहुत ज्यादा है, यहां बहुत कम है। और तीसरी बात करें इंसुलेटर की, तो बच्चों है क्या कि बैलेंस में तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन रहता है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। जब हम उसे एनर्जी देते हैं तो वो जंप करते हैं कहां? कंडक्शन बैंड में। लेकिन इंसुलेटर के बीच में जो बैंड्स का गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, मतलब वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कंडक्शन करा सके। तो बच्चों इसीलिए उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंसुलेटर। तो बेटा थ्योरी से भी बात समझ गए होंगे, इससे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तीसरा पॉइंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, याद करके आ सकते हैं आप लोग, कि बच्चों अगर हमारी कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की कैसी है? कंडक्टर से कम है और इंसुलेटर से ज्यादा है, तो मटेरियल क्या है? सेमीकंडक्टर। ये ध्यान रखना है। और रेजिस्टिविटी अगर कंडक्टर से ज्यादा है और इंसुलेटर से कम है तो मटेरियल क्या है? सेमीकंडक्टर। ये भी हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, चलेगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा याद रख सकते हैं, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसमें आपको रीजन बताना है। क्या रीजन है सर? ए पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट। जब एक पीएन जंक्शन डायोड से हम एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराएंगे तो डैमेज क्यों हो जाता है? तो सबको पता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग करंट हम लोग फ्लो कराएंगे, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग करंट पासिस थ्रू द सेमीकंडक्टर इट हीट्स। अब जो सेमीकंडक्टर है वो हीट हो जाएगा। अब आप लोगों को ध्यान देने, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो बॉन्ड्स बनते हैं सिलिकॉन के, या तो पी रीजन की बात करें या एन रीजन की, जो बॉन्ड्स बनते हैं पेयरिंग, इनको कौन से बॉन्ड्स पढ़ते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड्स। और ये जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं बच्चों? ब्रेक हो जाते हैं। और बॉन्ड्स के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहां पे क्या बन जाता है? होल बन जाता है। बात समझनी चाहिए। अब दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं और कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रोकन, ब्रेक हो जाते हैं। हेंस पीएन जंक्शन डायोड गेट डैमेज। यस या नो? तो हमारा जो डायोड है वो डैमेज हो जाता है। यस या नो? अब सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे कि इम्प्योरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यस, इम्प्योरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या रीजन है, क्यों करते हैं बच्चों, बताएंगे? अगर हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स कर दें तो बताएं क्या इफेक्ट आता है? तो आपको पता होना चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, डोपिंग के द्वारा अगर हम लोग इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और इंट्रिंसिक से सेंस है बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर। बात समझ रहे हैं ना?
प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है नंबर डेंसिटीज पे। किस पे? नंबर डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन और होल्स की। यस, इलेक्ट्रॉन और होल की जो डेंसिटी है उस पे डिपेंड कर रही है कौन? कंडक्टिविटी। अब जैसे ही हम लोग कोई इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, या तो थर्ड ग्रुप की या 5 ग्रुप की, या तो 3 वैलेंसी इंप्योरिटी या 5 वैलेंसी, तो उससे क्या होता है, हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कंफर्म? अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम याद कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पेपर के लिए जो रेक्टिफायर है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना ही चाहिए। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। यस, फुल वेव रेक्टिफायर को हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है, वहां उसका प्रिंसिपल भी लिखा है, वर्किंग भी लिखी है, वेव फॉर्म भी बनाई है। इसको आप आराम से यहां समझ सकते हैं कि देखिएगा, हमने प्राइमरी कॉइल बनाई है। यहां पर ये जो है हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी कॉइल है। एसी का हमने एक सोर्स लगाया है इसमें बच्चों। हमने देखा कि इसको हमने या सेकेंडरी कॉइल को हमने एक डायोड के द्वारा लोड रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है। एक सिंगल डायोड हमने यहां कनेक्ट किया है और यहां पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है आउटपुट देखने के लिए बच्चों। यस, अब हमारा जो सोर्स है वो एसी का सोर्स है। सोर्स कैसा है बच्चों? हमारा एसी का। अब एसी में आप लोग जानते हैं कि एसी में प्रॉपर्टी है एक, कि एक फिक्स टाइम के बाद, बोले तो हाफ साइकिल के बाद, वो अपनी पोलरिटी को चेंज करते हैं। तो हाफ साइकिल में ये कैसा रहा? पॉजिटिव। फिर ये कैसा होगा? नेगेटिव। तो जो हमारा ये पॉइंट है P1, जब हाफ साइकिल में एसी यहां होगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। और यहां जो ये वाला पॉइंट है ये कैसा रहेगा? यहाँ पे P2 कैसा रहेगा? नेगेटिव। जिसकी वजह से ये किस में वर्क करेगा? फॉरवर्ड बेस। कैसा वर्क करेगा? फॉरवर्ड बेस। तो यही मैंने वर्किंग में लिखा है कि ड्यूरिंग positive half cycle, during positive half cycle of input, the diode is forward based and current flows through the load resistor R. yes या नो? तो हमारी जो करंट है वो फ्लो कर जाएगी। तो हमने आउटपुट में भी इसको बना के रखा है कि हमें भाई आउटपुट देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग ड्यूरिंग अदर नेगेटिव हाफ साइकिल, जैसे ही हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे बच्चों, तो नेगेटिव हाफ साइकिल से क्या होगा? हमारी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब P1 हो जाएगा नेगेटिव और P2 बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पोलरिटी बदल जाएगी। अब जब ये P रीजन नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा तो बच्चों नेगेटिव से कनेक्ट होने से आप देखेंगे ये कैसा वर्क करेगा? रिवर्स बेस। और रिवर्स बेस करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, द डायोड इज रिवर्स बेस्ड एंड इट डज नॉट कंडक्ट करंट। बात समझ में आ रही है? ये हमारी करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमें यहां पर कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। कंफर्म? जैसे ही फिर साइकिल चेंज होगी, फिर से फॉरवर्ड होगा, तो हमें बेटा फिर से हमें यहाँ आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इसकी भी वर्किंग को अच्छे से याद रख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 3 पार्ट्स इस सेमीकंडक्टर पे बनाए हैं। अगर हम इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई होगी। कम समय में आपके लिए इतना ही कराया जा सकता है। यूं तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन पेपर को देखते हुए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप फोकस करें। धन्यवाद।